चलिए तो हम लोग अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में कुछ छोटी छोटी बातों को समझा था। जैसे कि हमने आपको ये समझाया था कि किस तरह से अगर हमारी एक प्रॉपर्टी जो कि रेंट पर उठी है, या ऐसा कह लें कि मान लो कि आपके पास कोई घर या कोई दुकान आपने किराए पर उठा रखा है, तो उससे किराए से जो पैसा आ रहा है आपके पास, वो पूरा पूरा पैसा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। लेकिन उसमें कुछ छूट भी दी जाती है, और तीन तरह की छूट हमें मिलती है। सबसे पहली जो छूट होती है वो होती है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हाउस टैक्स होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत हैवी होता है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में थोड़ा कम होता है। पॉश इलाकों का जो बहुत मेन इलाके होते हैं, पॉश इलाके होते हैं जो कि शहर के, उनका हाउस टैक्स भी बहुत हैवी होता है। वो हमें एक्चुअल बेसिस पर अलाउड होता है। यानी कि वो हाउस टैक्स जो एक्चुअल अमाउंट हमने अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, नगर निगम में, नगर महापालिका में जमा करवाया होता है, वो हमें एक्चुअली अलाउड होता है। उसके बाद जो नेट इनकम हमारी आती है, उसमें 30% का डिडक्शन दिया जाता है। ये डिडक्शन क्यों दिया जाता है, उसका कारण ये है कि आपने प्रॉपर्टी में जो कि किराए पर उठी है, तो मान लीजिए कभी कुछ खराब हो गया, या आपने व्हाइट वॉश करवा दिया, या कुछ और करवा दिया, जो रेगुलर मेंटेनेंस है प्रॉपर्टी से जो चलती रहती है, उसके लिए फ्लैट 30% का डिडक्शन गवर्नमेंट ने दे दिया। यहाँ पर एक्चुअल नहीं है, फ्लैट 30% है। अगर वो एक्चुअल दे देती तो निर्मला ताई अपने सर पर हाथ रख लेती और बोलती, हर आदमी ये कहता कि मैंने 12 लाख रुपए किराया कमाया है और 20 लाख रुपए मैंने प्रॉपर्टी में खर्चा कर दिया है। अब भाई प्रॉपर्टी आप जब बनाते हैं तो कोई छोटा मोटा खर्चा तो होता नहीं है, खर्चा तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन क्या सारा खर्चा अलाउ कर दिया जाए? खर्चा तो आप 50 लाख भी कर सकते हैं, 1 करोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये अलाउ कर दिया जाए इनकम के अगेंस्ट में? द आंसर इज नो। निर्मला ताई ने बहुत दिमाग लगाया, उन्होंने बोला ना बाबा ना। ताई ने बोला कि बस 30% ही अलाउ करेंगे, इससे ज्यादा हम अलाउ नहीं कर सकते। क्योंकि क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स तो हमने एक्चुअली वैसे भी अलाउ कर दिया, उसके बाद हमने 30% का मेंटेनेंस के रूप में फ्लैट 30% का डिडक्शन दे दिया। उसके बाद भी अगर मान लो आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का हमने आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया। अब मोटा मोटा हमने अपने एग्जाम्पल में ये समझा था कि 12 लाख रुपए की इनकम थी, और कितनी चालाकी से निर्मला ताई ने कहा कि भैया तुमको 3 डिडक्शन देते हैं, और 6,05,000 रुपए पर हमारी टैक्सेबल इनकम आकर के रुक गई। बताओ, मतलब मोटा मोटा आधा इनकम को आधा डिडक्शन मिला, और आधी इनकम टैक्सेबल हो गई। ठीक हो गई बात। खर्चों को अलाउ तो किया, लेकिन राइडर्स लगा करके अलाउ किया, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ किया, पूरे पूरे खर्चे अलाउ नहीं किए। अब हम अपना एग्जाम्पल चेंज, मान लो प्रवीण जी के पास एक लखनऊ में भी एक प्रॉपर्टी है। उनके पास दो प्रॉपर्टी है। ठीक हो गई बात। एक थी दिल्ली की प्रॉपर्टी जिसको उन्होंने अभी अभी बनाया और किराए पर उठा दिया, 12 लाख रुपए जिसका किराया आ रहा था। लेकिन एक प्रॉपर्टी प्रवीण जी की लखनऊ में भी है, और लखनऊ की प्रॉपर्टी में प्रवीण जी खुद रहते हैं। अब यहाँ पर सिनारियो बिल्कुल चेंज है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। किराया कुछ भी नहीं आ रहा है, रेंटल इनकम जीरो हो गई। रेंटल इनकम क्या हो गई? जीरो हो गई। 1 रुपए की भी रेंटल इनकम नहीं मिल रही। लेकिन लखनऊ की प्रॉपर्टी भी बहुत ही बढ़िया इलाके में, गोमती नगर में उनकी एक प्रॉपर्टी थी। गोमती नगर में एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी का जो हाउस टैक्स है, वो लखनऊ लखनऊ विकास प्राधिकरण में, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में, या फिर नगर निगम में वो जमा करवाते थे। लखनऊ की जो नगर निगम है, उसने वो हाउस टैक्स अपना जमा करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए का वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टैक्स जमा करवाते थे एक साल में पूरा। एक्चुअली बाई बाई चेक वो पे करके आती थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए भी कुछ पैसा ब्याज पर लिया हुआ था किसी बैंक से, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया हुआ था उन्होंने पैसा। मान लो वो प्रॉपर्टी उनकी सस्ती थी, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। 50 लाख को बनाने के लिए उन्होंने 40 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया था, जिसमें वो 4 लाख रुपए महीना, सॉरी साल का, वो ब्याज देते थे। 40 लाख का अगर लोन होगा और अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो 4 लाख रुपए वो साल में ब्याज देते थे। किसको? वो बैंक को देते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देते थे। ये लखनऊ की प्रॉपर्टी है जिसमें वो खुद रहते थे। द आंसर इज, द क्वेश्चन इज कि क्या, मेरा पहला सवाल देखिए, रेंटल इनकम जीरो है अब, रेंटल इनकम जीरो है अब, क्या जो हाउस टैक्स का जो उन्होंने एक्चुअली पे किया है, क्या इसका खर्चा अलाउ होगा? मेरा सवाल नंबर 1, क्या हाउस टैक्स का खर्चा अलाउ होगा? मेरा सवाल नंबर 2,
क्या यहाँ पर 30% की डिडक्शन मिलेगी? मेरा सवाल नंबर 3, क्या 2 लाख रुपए का जो हमने अभी अभी इंटरेस्ट का डिडक्शन समझा था, क्या वो यहाँ पर मिलेगा? मेरे 3 प्रश्न हैं आपके साथ। आपके मन में भी ये सवाल उठना चाहिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पर उठी ही नहीं है, किराए पर उठी ही नहीं है, किराया 0 है, तो क्या इसमें हाउस टैक्स का डिडक्शन मिलना चाहिए? यहाँ पर वो खुद रह रहे हैं, या ऐसा समझिए कि ये तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए एक एसेट यूज हो रही है। मेरा सवाल नंबर 2, ये बताइए कि क्या आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? जब कोई रेंटल इनकम ही 0 है तो डिडक्शन देंगे किस बात पर? मेरा सवाल नंबर 2। मेरा सवाल नंबर 3, क्या आपको 2 लाख का मैक्सिमम जो ब्याज इंटरेस्ट जो अलाउ किया था खर्चा, क्या वो मिलेगा? मेरे ये 3 सवाल हैं। आप चैट बॉक्स में 1 के आगे यस या नो, 2 के आगे यस या नो, 3 के आगे यस या नो लिख करके भेज सकते हैं। आपने चैट बॉक्स में 1 के आगे जो आपका जवाब है, 2 के आगे जो जवाब है और 3 के आगे जो जवाब है, उसका आप जवाब लिख करके भेज सकते हैं। मेरा पहला सवाल है कि क्या आपको डिडक्शन मिलेगा जो हाउस टैक्स का उन्होंने पे किया है? मेरा दूसरा सवाल है क्या 30% का डिडक्शन मिलेगा? और मेरा तीसरा सवाल है क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? ये मेरे 3 सवाल हैं आपके साथ। मुझे अपने लॉजिक्स के साथ इसका आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आपका लॉजिक गलत होगा तो मुझे समझाने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, प्रवीण का आंसर आ गया मेरे पास। प्रवीण का मेरे पास एक आंसर आ गया। सत्यम, कंचन और वैष्णवी, आप भी चाहें तो आंसर कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। हम ये मान रहे हैं कि सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी। मेरे पास एक आंसर आ गया, क्या आया है इसकी चर्चा अभी हम 5 मिनट की बात करेंगे। सत्यम ने 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं। मेरा पहला सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या हाउस टैक्स का जो एक्चुअल डिडक्शन है वो मिलेगा? सत्यम ने 3 में से 2 का आंसर दे दिया है। कंचन का भी एक भी आंसर नहीं आया है और वैष्णवी का भी कोई आंसर नहीं आया। ठीक हो गई बात। सत्यम अपना एक पहला वाले क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए, क्या हाउस टैक्स के इंटरेस्ट का, क्या हाउस टैक्स का जो पेमेंट किया क्या उसका आंसर मिलेगा? मुझे अगर आंसर करेंगे आप गलत भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एटलीस्ट आप एक्टिव हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं और आप अपने लॉजिक से बात समझ। ठीक हो गई बात। आप अपने लॉजिक से आंसर दीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहां पर हम लोग गलती करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रवीण ने और सत्यम ने, दोनों ने बहुत बढ़िया आंसर किया। मुझे काफी अच्छा लगा। मेरे अभी तक बिना बताए ही मेरे पास सही जवाब आ गए। मेरा काम ही आधा हो गया। प्रवीण ने कहा कि 30 पर कि हाउस टैक्स का जो डिडक्शन है, हाउस टैक्स का जो जो एक्चुअल अलाउड है, हाउस टैक्स का जो पेमेंट है जो उन्होंने किया था उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। 30% का भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है 2 लाख का उसका डिडक्शन मिलेगा। ये सही आंसर है और प्रवीण और सत्यम दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। यही होना भी चाहिए। कारण देखिए, पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टी को आप अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हाउस टैक्स का डिडक्शन दें क्यों? आप तो घर में रह रहे हैं ना, आप तो धरती माता की जमीन में आप तो रह रहे हैं ना, आप भारत के निवासी हैं। हाउस टैक्स तो आपका देना फर्ज है, डिडक्शन क्यों मांग रहे हैं जब आप खुद ही रह रहे हैं? दूसरा सवाल, दूसरा आंसर कि क्या आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा जब कोई रेंटल इनकम ही नहीं, 0 है। रेंटल इनकम 0 है, हाउस टैक्स 0 हो गया, तो नेट रेंट भी 0 हो गया। उसके बाद 30% डिडक्शन, 0 पर 30% देंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक हो गई बात। अगला लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो उन्होंने 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया, क्या ये 4 लाख का इंटरेस्ट अलाउड होगा? द आंसर इज नो। लेकिन मैक्सिमम 2 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउड होगा। मैक्सिमम 2 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउड होगा। लेकिन अब इसका परिणाम क्या होगा इस बात को समझिए। इसका परिणाम क्या होगा इस बात को समझिए। देखिए इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम ये होगा कि जैसे ही, बात समझिएगा, जैसे ही इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये 2 लाख का खर्चा अलाउ हो जाएगा ना, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निगेटिव हो जाएगा। बात समझिएगा। जब रेंट 0 है, म्युनिसिपल टैक्स 0 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 है, और इंटरेस्ट का डिडक्शन लेकिन मिलेगा माइनस में है। अब इनकम कुछ है नहीं, लेकिन 2 लाख का खर्चा अलाउ हो गया, इसका मतलब ये तो लॉस हो गया। ये क्या हो गया?
ये तो लॉस हो गया। क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है? क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है? द आंसर इज यस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। कब हो सकता है? लॉस कब हो सकता है? लॉस तब हो सकता है जब आपको आपकी रेंटल इनकम कुछ ना हो और आपको जो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसका खर्चा 2 लाख तक का अलाउड हो जाए। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? मेरा सवाल चेंज हो गया। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो भी 2 लाख हो सकता है। ये दो अलग अलग बातें हैं। मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड होना ये एक अलग बात है और मैक्सिमम लॉस होना एक अलग बात है। मैक्सिमम लॉस भी 2 लाख हो सकता है और मैक्सिमम इंटरेस्ट जो अलाउ होगा वो भी 2 लाख का। ठीक हो गई बात। यहां पर इनकम, यहां पर हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता और जो इंटरेस्ट आप ऊपर डिडक्शन क्लेम कर रहे थे वो भी 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा किया क्यों किया? मैं आपको एग्जांपल चेंज करके बताता हूं ऐसा क्यों किया गया। मान लो, मान लो आपका रेंटल इनकम, मान लो आपका रेंटल इनकम कितना है? मान लो आपका नेट रेंट 3.5 लाख रुपए का है। मान लो आपका नेट रेंट 3.5 लाख रुपए का है। मेरी बात समझिएगा। मान लो आपका नेट रेंट 3 लाख, 3.5 लाख रुपए का है। ठीक हो गई बात। और आपने आपने जो इंटरेस्ट है, जो हाउसिंग का इंटरेस्ट है वो भी आपने 3.5 लाख रुपए पे किया गया है। अगर मान लो ये राइडर नहीं डालते तो आप क्या करते कि 3.5 लाख में से 3.5 लाख माइनस करते और नेट इनकम जीरो हो जाती। नेट इनकम जीरो हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? ये राइडर डाला कि इंटरेस्ट आपका मैक्सिमम 2 लाख अलाउड होगा। यानी कि 3.5 लाख की इनकम है और 3.5 लाख का ही इंटरेस्ट है अगर, तो भी आपको पूरा पूरा अलाउड नहीं होगा। क्योंकि पहले 3.5 लाख और 2 लाख विच एवर इज लोअर, यानी कि 2 लाख रुपए। तो 3.5 लाख में से 2 लाख रुपए का ब्याज माइनस होगा और 1.5 लाख रुपए की आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ये बेसिकली किया ही इसीलिए गया है ताकि कुछ ना कुछ इनकम को पर टैक्स आपकी लगाया जा सके, इसीलिए ये कंडीशन डाली गई है। मैं अब अपना एग्जांपल चेंज करता हूं। मैं अपना एग्जांपल चेंज करता हूं। मान लो आपको रेंटल इनकम हुई 1.5 लाख रुपए की। कितनी हुई? 1.5 लाख रुपए की। और आपने एक्चुअल जो इंटरेस्ट पे किया है, जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया है वो किया है मान लो अभी भी 3.5 लाख रुपए। तो आपको मैक्सिमम खर्चा कितना अलाउड होगा? मैक्सिमम खर्चा कितना अलाउड होगा? 2 लाख रुपए। यानी कि 3.5 लाख माइनस 2 लाख विच एवर इज लोअर कितना हुआ? 2 लाख रुपए। अब आपका जो नेट रेंट है वो है 1.5 लाख का। तो जब 1.5 लाख का रेंट है और 2 लाख का खर्चा है तो बताओ लॉस कितना हुआ? मुझे आंसर करिए चैट बॉक्स में। मुझे आंसर करिए चैट बॉक्स में। मैंने अपना एग्जाम्पल चेंज किया है। मैंने अपना एग्जाम्पल चेंज किया है। यहां पर अब हमारा रेंट है 1.5 लाख का और इंटरेस्ट है 2 लाख का। तो लॉस कितना हुआ? नेट रेंट है, नेट रेंट है 1.5 लाख का, इंटरेस्ट अलाउ हुआ 2 लाख का। तो अब इनकम, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ? मुझे बताइए। सत्यम ने बोला 1.5 लाख। भैया 1.5 लाख तो एक्चुअल नेट रेंट है। आप सत्यम ने बोला 50,000। 50,000 क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव ये भी बताइए। पूरी बात कहिए। इनकम है या हम ऐसा कहें कि लॉस है? 50,000 का लॉस हो गया। 50,000 का लॉस हो गया। हमारा रेंटल इनकम 1.5 लाख का था और खर्चा इंटरेस्ट का जो डिडक्शन था वो 2 लाख का था। तो 50,000 निगेटिव हो गया। प्रवीण ने बिल्कुल सही आंसर किया, -50। -50 लॉस आया 50,000। ठीक हो गई बात। ठीक हो गई बात। निगेटिव है, सत्यम को भी बात समझ। ठीक हो गई बात। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लेकर के अपनी बात को समझाया। पहला जो राइडर है वो है इंटरेस्ट पर, कि मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख तक का ही अलाउड होगा। और दूसरा जो राइडर है वो ये है कि मैक्सिमम जो लॉस है वो भी 2 लाख तक का ही, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। मैक्सिमम 2 लाख का ही लॉस हो। ठीक हो गई बात।
अब हम आपको आगे बताएंगे कि अगर ये 2 लाख का निगेटिव लॉस हो गया तो क्या होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। देश दीपक त्रिपाठी के एग्जाम्पल में भी जब हमने आपको फॉर्म 16 बताया था, तो वहां पर भी बताया था कि उनके में 2 लाख तक का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निगेटिव था, मतलब उन्होंने लॉस क्लेम किया हुआ था। ठीक हो गई बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको एक बात और बताते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 हिस्से में बटी हुई है, 3 हिस्से में बटी हुई है। पहला जो हिस्सा है उसे बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक इंसान खुद रहता है, ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जो कि प्रवीण जी की लखनऊ वाली प्रॉपर्टी थी, जिसमें वो खुद रहते थे। तो खुद रहने वाली प्रॉपर्टी में के प्रोविजन ये थे कि ना तो कोई रेंटल इनकम होती थी, ना ही कोई हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स होता था, सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड होता था जो उन्होंने एक्चुअली पूरे साल में पे किया हो, वो भी मैक्सिमम 2 लाख होता था, और 2 लाख ही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी क्लेम हो सकता। ये प्रोविजन थे सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। दूसरा जो हिस्सा था दूसरा जो हिस्सा था वो था लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने किराए पर उठाया हो, जिसको आपने किराए पर उठाया हो। ठीक हो गई बात। इसके प्रोविजन भी हम लोगों ने पढ़े थे। क्या प्रोविजन पढ़े थे? इसके प्रोविजन ये थे कि ग्रॉस रेंट में से एक्चुअल म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे तो नेट रेंट आएगा, इसमें से 30% का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। हो सकता है मेंटेनेंस में आपने कुछ खर्चा किया हो, नहीं भी किया है तो भी 30% दे देंगे, सभी को मिलेगी। ठीक हो गई बात। टोटल इनकम हमारी 8,05,000 थी, जिसमें मैक्सिमम 2 लाख तक का हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा डिडक्शन का। तो हमारी 6,05,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख के ऊपर 1,05,000 जो बच गया उसमें 20% का टैक्स लगेगा। जो भी टैक्स आएगा वो आपको जमा करवाना पड़ेगा, जो भी वो टैक्स आएगा वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। ठीक हो गई बात। अब बात आती है कि 12 लाख रुपए हमें मिले हैं, ये बात सरकार को पता कैसे चलेगी? ये बात सरकार को पता कैसे चलेगी? एक बात हम आपको बताएंगे आगे चल के। हो सकता है हो सकता है कि जो आदमी 12 लाख रुपए प्रवीण जी को पे कर रहा है, वो अपने आईटीआर में जाकर के डिडक्शन क्लेम करे अंडर सेक्शन 80 GG। ये हम आपको जब चैप्टर 6A का डिडक्शन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि रेंट जो हम पे करते हैं किसी को भी, हम उस पर एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, हम उस पर एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो होता है, उसका सेक्शन है 80 GG। अब मान लो ये बात तो प्रवीण जी छुपा भी सकते हैं, ये बात तो प्रवीण जी छुपा भी सकते हैं कि मुझे 12 लाख का रेंट मिला है। तो जो पहला तरीका है वो ये है कि अगर मान लो प्रवीण जी को दिल्ली वाली प्रॉपर्टी ने, जिसने भी रेंट पे किया, वो अपना खर्चा अपने आईटीआर में क्लेम कर रहा है, तो वो इनके नाम पर, इनके पैन कार्ड पर ये चढ़ा देगा कि 12 लाख रुपए हमने प्रवीण जी को पे किया है इन द फॉर्म ऑफ रेंटल, और उसको भी कुछ डिडक्शन मिलेगा, इसीलिए वो ऐसा काम करेगा, इसीलिए वो ऐसा काम करेगा। वरना वो कभी नहीं चाहेगा कि वो प्रवीण जी को फंसा दे, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो प्रवीण जी को फंसा दे। वो जैसे ही ये काम करेगा, क्योंकि उसको भी डिडक्शन क्लेम करना होगा अंडर सेक्शन 80 GG, वो क्या करेगा, इनके पैन कार्ड पर चढ़ा देगा, और प्रवीण जी के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये बात चमक उठेगी कि प्रवीण जी को 12 लाख रुपए मिला है। प्रवीण जी चाह करके भी इसको छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे ये बात दिख जाएगी। ठीक हो गई बात। ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात, मान लो अगर कोई बिजनेस क्लास का आदमी है, उसने अगर अपने खर्चे में क्लेम किया, तो हम आपको ये बता दें कि टीडीएस का प्रोविजन ये कहता है कि अगर 2,40,000 से ज्यादा रेंट पे किया, तो जो जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो प्रवीण जी को 12 लाख रुपए में से जो रेंट पर टीडीएस होता है, 10% का जो टीडीएस होता है, वो काट करके पैसा प्रवीण जी को दे। मतलब ये पैसा 26 ईयर्स में भी दिखेगा, क्योंकि इस पर टीडीएस भी के प्रोविजन भी अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर मान लो उसने टीडीएस काट लिया, तो भी ये पैसा दिख जाएगा 6 ईयर्स में, तो चाह करके भी प्रवीण जी नहीं छुपा पाएंगे। तीसरी बात, अगर मान लो ये दोनों ही चीज नहीं है, तो बैंक अकाउंट में तो पैसे आएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कैश में ले ले, बैंक अकाउंट में तो पैसे आएंगे। ठीक हो गई बात। बैंक अकाउंट में तो पैसे आएंगे। वो जब पैसे बैंक अकाउंट में आएंगे, तो भैया जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो हम कहेंगे सर आपके बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए आए हैं, जरा बता दीजिए ये कहाँ से आए हैं। तब वो कहेंगे भाई ये रेंटल इनकम है, तो इस पर टैक्स लगा देंगे। अब एक तीसरी और महत्वपूर्ण बात, किसी बच्चे के मन में अगर ये बात आ जाए कि हमने तो लॉ का तोड़ निकाल लिया है, हम कैश में ले लेंगे पैसा, हम क्या करेंगे, कैश में ले लेंगे पैसा, पूरा पैसा कैश में ले लेंगे। अब पहली बात तो ये है कि जो आदमी कैश में आपको पे करेगा, कैश में अगर आपने, इनकम टैक्स का एक प्रावधान है कि 10,000 रुपए से ज्यादा पर डे, पर ट्रांजेक्शन, पर पार्टी
क्या प्रावधान है, पर डे पर ट्रांजेक्शन पर पार्टी। अगर आपने पे किया, अब मैं ये टेनेंट के नजरिए से आपको बता रहा हूं, जो इनका टेनेंट है मैं उसके नजरिए से बता रहा हूं। अगर टेनेंट ने 10,000 रुपए प्रतिदिन प्रति पार्टी प्रति ट्रांजेक्शन से ज्यादा कैश में पे किया, तो उसको उसकी किताबों में खर्चा नहीं अलाउ होगा, उसको उसकी किताबों में खर्चा अलाउ नहीं होगा। इसलिए वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भैया हम कैश में पेमेंट करेंगे। वो बोलेगा भैया पूरा पैसा हम बैंक अकाउंट से देंगे, क्योंकि मुझे मेरी जब बुक्स बनेंगी तो उसमें मुझे अपना खर्चा अलाउ करना होगा। ये बात है बिजनेस क्लास के लिए। अगर मान लीजिए वो सैलरी क्लास का है, तो उसको 80 GG में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पैसा कैश में पेमेंट किया है। अब एक तीसरी बात, प्रवीण जी ऐसा भी तो कह सकते हैं प्रॉपर्टी खाली पड़ी। कौन, किस सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो प्रॉपर्टी के अंदर आकर के ये देखे कि ये प्रॉपर्टी में कोई रह रहा है या नहीं रह रहा है। इस बात का तोड़ निकाला, इस बात का काट निकाला हमारे तीसरे इनकम टैक्स के प्रावधान में। उसने बोला ये डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है। क्या बोला? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है। बात समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको अगर ऐसा लगे कि सरकार ये बात तो पकड़ ही नहीं पाएगी कि रेंट पे उठी हुई प्रॉपर्टी है, ना तो 26 ईयर्स में आ रहा है, ना EIS में आ रहा है, ना TIS में आ रहा है, ना पैसा बैंक में आ रहा है, ना किसी ने TDS काटा है, हम तो कैश में डील कर रहे हैं, और हम ये कह देंगे कि मेरी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर उठी ही नहीं है, तो क्या कर लेगी सरकार? सरकार ने एक तीसरा प्रावधान डाला और उन्होंने कहा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। डीम्ड का मतलब होता है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मतलब ये कि समझ लेंगे हम, सरकार ने क्या कहा, समझ लेंगे हम कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी रेंट पे ही उठी हुई है। क्या समझ लेंगे? कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी रेंट पे ही उठी हुई है। कारण, कारण सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक प्रावधान डाला कि अगर आपके पास एक से ज्यादा संपत्ति है, एक से ज्यादा संपत्ति है, अब आप ये हो सकता है ये भी सोचें कि मेरे पास संपत्ति है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो जब आप संपत्ति खरीदते हैं ना, तो EIS में आ जाती है। तो सरकार को ये भी पता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है। ठीक हो गई बात? तो इस बात को मत छुपाइएगा कि कितनी संपत्ति है। अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा संपत्ति है, तो आप एक प्रॉपर्टी में ये तो क्लेम कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी में मैं खुद रहता हूं, ये प्रॉपर्टी किराए पर नहीं है, ये प्रॉपर्टी किराए पर नहीं है। लेकिन लेकिन मान लो लेकिन मान लो अगर आपके पास एक से ज्यादा संपत्ति है, तो जो दूसरी वाली संपत्ति है ना, वो जो दूसरी वाली संपत्ति है ना, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। आप बात को समझिएगा, वो वाली प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। या तो आप उसकी रेंटल इनकम खुद शो कर दीजिए, ये दिखा करके कि ये प्रॉपर्टी रेंट पर है। और अगर मान लो आपने ये क्लेम कर दिया ये प्रॉपर्टी डीम्ड, ये प्रॉपर्टी खाली है, वेकेंट है, अब हमारे वेकेंट प्रॉपर्टी पर प्रावधान लगेंगे, वेकेंट प्रॉपर्टी पर प्रावधान लगेंगे डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। मान ना मान, हम तो ये मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट ही है, ये प्रॉपर्टी लेट आउट ही है। प्रवीण जी गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला निर्मला ताई, अभी तक तो आपने जो भी कहा हमने सब मान लिया, लेकिन अब आपकी बात हम नहीं मानेंगे। तो निर्मला ताई ने कहा क्यों नहीं मानोगे भाई, कारण बताओ। प्रवीण जी ने अपना एक तर्क दिया निर्मला ताई को, और ये कहा कि निर्मला ताई ये बताओ, जब मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट है, मैंने कुछ पैसा बैंक में लिया ही नहीं, मान लो सचमुच ये प्रॉपर्टी रेंट पर कभी उठी ही नहीं, ये प्रॉपर्टी रेंट पर कभी उठी ही नहीं, खाली ही पड़ी रही, मुझे जब रेंटल इनकम मिली ही नहीं, कोई पैसा मुझे मिला ही नहीं, सचमुच नहीं मिला, ठीक है, तो आप कैसे कैसे आप इस पर टैक्स लगा सकती हैं और कैसे ये मान सकती हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी उठी हुई है? आपकी हिम्मत कैसे होगी कि आप, चलिए आप लगा भी दीजिए, लेकिन आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमें ये तो बताइए। प्रवीण जी ने एक तर्क दिया कि निर्मला ताई जरा आप ये तो बताइए कि बड़े, निर्मला ताई के पास भी बड़े धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी मिनिस्ट्री में भी काफी चार्टेड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं जो कि लॉ बनाते हैं, बड़े अच्छे लॉ मेकर हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के तो कहने ही क्या है, कहा यह जाता है कि पार्लियामेंट में लॉ बनता है, लेकिन पार्लियामेंट में लॉ बन नहीं पाता है, एक्चुअली लॉ बिगड़ जरूर जाता है, ठीक है। आगे आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट में क्या होता है, ठीक है। तो उनके पास बड़े धुरंधर लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये साहब ये बताइए कि ये तो प्रवीण जी बात सही कह रहे हैं कि जब इनको रेंट मिला नहीं, हम और हमें कैसे पता चलेगा कितना रेंट मिला है, आप कैसे टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर, जरा ये तो बताइए। किसी होनहार और विद्वान आदमी ने एक तरीका बता दिया, और बड़ा भयंकर तरीका बताया, ठीक है, बड़ा भयंकर तरीका बताया उन्होंने, बड़ा भयंकर तरीका बता दिया। ठीक हो गई बात? उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम एक
नोशनल वैल्यू, हम एक नोशनल वैल्यू को रेंटल इनकम मानेंगे। अरे ये क्या बात हो गई, अरे ये क्या बात हो गई, नोशनल वैल्यू कहां से आएगी, इस पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा। मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास हमारे इसी एग्जाम्पल में दो प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी और जो लेट आउट वाली प्रॉपर्टी थी, ऐसा ऐसा सिनेरियो बना कि अब ये प्रॉपर्टी वेकेंट है, ये प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं। ठीक हो गई बात। ये चलिए थोड़ा सा एग्जांपल अपना चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए प्रवीण जी के पास तीन प्रॉपर्टी थी। ठीक हो गई बात। और ये जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी थी, ये सीतापुर में, सीतापुर एक शहर है पास में, यहां पर तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो सीतापुर में थी। अब ये प्रॉपर्टी लेट आउट, लेट आउट एग्जाम्पल मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली प्रॉपर्टी थी वो लखनऊ की थी, लेट आउट वाली जो प्रॉपर्टी थी वो दिल्ली की थी। मान लीजिए वो अभी भी लेट आउट है, आप उस पर रेंटल इनकम दे रहे हैं, लेकिन एक तीसरी प्रॉपर्टी भी थी जो कि सीतापुर की थी, वो अभी खाली पड़ी थी। क्या कहा, सीतापुर के जो सीतापुर के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सीतापुर के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें जो डीएम है, जो बच्चों की छुट्टियां अलाउ करते हैं, रेनी डे अलाउ करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग उन्हें ऐसे ही जानते थे कि डीएम जो है बच्चों की छुट्टियां अलाउ करते हैं। मान लीजिए मानना क्या है, हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली वो, उनके पास एक पावर होती है कि वो सर्कल रेट नोटिफाई करते हैं, सर्कल रेट नोटिफाई करते हैं प्रॉपर्टी का। जब वो सर्कल रेट, उनके पास दो पावर होती है कि वो, पहला पावर तो ये होती है कि वो सर्कल रेट को नोटिफाई करते हैं, वो सर्कल रेट को नोटिफाई करते हैं। और दूसरी पावर ये होती है कि वो रेंटल वैल्यू भी नोटिफाई, रेंटल वैल्यू भी नोटिफाई करते हैं। हर साल एक गजट निकालते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये इस एरिया की रेंटल की, इस एरिया का सर्किल रेट ये है, इस एरिया का सर्किल रेट ये है। हम आपको एक्चुअली दिखाएंगे भी, लेकिन अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक में, वहां पर जब हम आपको दिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये बात आपने पहले कहीं पढ़ी हुई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के डीम्ड एलओपी की कंसेप्ट। अभी हम आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताएंगे। मान लो उन्होंने 5 रुपए, 5 रुपए, बस छोटी सी इनकम है, 5 रुपए पर स्क्वायर फीट, उन्होंने पर स्क्वायर फीट पर मंथ उन्होंने एक इनकम डिक्लेयर करी कि जो रेंटल वैल्यू है वो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट है। अब जो प्रॉपर्टी सीतापुर में प्रवीण जी की थी वो 2000 स्क्वायर फीट की थी, 2000 स्क्वायर फीट की वो प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपये, मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपया और मल्टीप्लाइड बाई 12। कैलकुलेटर पर जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आया। 2000 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 12, जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आया आंसर। जरा कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बताइए कितना आया आंसर। जरा कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बताइए कितना आया आंसर। 1.2 लाख, मतलब 1,20,000 रुपए। लो, निर्मला ताई ने कहा बता तो दिया तरीका, प्रवीण जी से कहा बता तो दिया तरीका। 1,20,000 रुपए, मान ना मान ये तेरी इनकम ही है। क्या बोला, ये डीम्ड लेट आउट का कंसेप्ट। मतलब आप कह रहे हैं वो खाली है, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि अगर आपके पास 3 संपत्ति है तो हम एक को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, लेकिन बाकी के दो को लेट आउट ही मानेंगे। और लेट आउट अगर हम मानेंगे तो आपको रेंटल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही वेकेंट है, तो हम डीएम सर्कल रेट निकलवाएंगे उस दिन का, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपने प्रॉपर्टी का आप आईटीआर भर रहे हैं। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर इसका डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का रेंटल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक हो गई बात। ये मान ना मान, मैं तेरा मेहमान का कंसेप्ट, मेरी बात समझ में आ गई आपको। ये नोशनल वैल्यू है, ये 1,20,000 आपको मिला नहीं कभी भी, ये मिला नहीं है कभी भी पैसा। लेकिन एक तरीका बताया सरकार ने कि कहा कि जो डीएम सर्कल रेट है और जो उसके रेंटल वैल्यू उन्होंने डिक्लेयर करी है, हम उसी को मानेंगे कि इतना आपका नोशनल वैल्यू का रेंट है। ये डीम्ड एलओपी का कंसेप्ट है। आपको बात समझ में आ गई, मुझे बताइए। अभी भी मैंने अभी भी मैंने सिर्फ 80% बातें आपको बताई हैं हाउस प्रॉपर्टी के हेड की, 20% बातें अभी भी इसकी रह गई हैं। ये बातें अब हम आपके साथ कल कंटिन्यू करेंगे। पहले हम इन्हीं सब बातों का रिवीजन करवाएंगे और कल के लेक्चर में हम आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर प्रैक्टिकली बताएंगे कि वहां पर
एसओपी, एलओपी और डीएलओपी की चीजों को कैसे इनपुट करते हैं और किस तरह से अपना आईटीआर का हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन हम कल के लेक्चर में फिनिश ऑफ करेंगे। हमने आज अपना एक बेसिक बेस बना लिया है, 80% चीजें क्लियर कर दी हैं, लेकिन अभी कुछ एडवांस लेवल की 20% चीजें बची हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, मान लीजिए एक केस बना सरकार के साथ, मान लीजिए एक ही प्रॉपर्टी में 3 माले हैं और 3 माले में से एक माले में तो वो खुद रहते हैं, यानी एक फ्लोर पर वो खुद रहते हैं, और बाकी के बचे हुए एक फ्लोर रेंट पर है और एक फ्लोर खाली है। अब बताइए क्या हो। एक एडवांस लेवल की केस स्टडी आई, एक एडवांस लेवल की केस स्टडी आई जिसमें एक केस लगा, जो कि क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में केस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद कुछ लोगों को समझ कम होती है, ऐसा कह लें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ की समझ कभी कभी कम होती है। तो क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने कहा भाई हमें टू टैक्स लगाना चाहिए, इसके ऊपर रेंट आ रहा है, पूरी प्रॉपर्टी पर लगाओ। और एसएससी ने ये क्लेम कर लिया कि भैया मेरे पास एक ही संपत्ति है जिसमें एक माले में मैं रहता हूँ, एक रेंट पर है, एक खाली है, लगाओ टैक्स। किस पर लगाओगे, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। एक एडवांस लेवल की केस स्टडी है ये, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। एक टॉपिक और जो मेरा छूट गया है, एरियर ऑफ रेंट। माने कि आप ये कह रहे थे 12 लाख रुपए का किराया, प्रवीण जी कह रहे थे 12 लाख रुपए का किराया। मान लो प्रवीण जी कोरोना पीरियड से गुजर रहे थे, प्रवीण जी का जो किराएदार है वो कोरोना पीरियड से गुजर रहा था, और किराएदार ने सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिया, 7 लाख रुपए दिया ही नहीं। जब मिला ही 5 लाख रुपया है तो 6 लाख पर टैक्स दोगे कैसे, ये बताओ। किराएदारों में एक बड़ी समस्या होती है कि किराएदार पैसा मार के निकल जाते हैं, ठीक है। ये एक हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको कि किराएदार अगर पैसा मार के आपका निकल गया, माने पैसा मिला ही नहीं, एरियर हो गया, तो क्या तो भी टैक्स देना पड़ेगा। ये एक दो बातें ऐसी हैं जो कि एडवांस लेवल की है हाउस प्रॉपर्टी के केस में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी में, या इन दो बातों को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा अब हाउस प्रॉपर्टी का हेड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गई बात, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। एक तीसरी बात इसमें और आती है कि मान लो इस साल तो 7 लाख रुपए नहीं मिला, लेकिन बाद में वो, मान लो प्रवीण जी का बड़ा दिलेर दिल था, बहुत बड़ा दिल था, और प्रवीण जी ने, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इसके आगे का कंसेप्ट, मान लो प्रवीण जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं यार, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें से प्रॉपर्टी नहीं खाली कराएंगे, ऐसा करो कि अगले साल ये 7 लाख रुपए दे देना। मान लो इनकी और उनकी आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई और कहने लगे कि यार 7 लाख रुपए तुम्हारा बाकी है, ऐसा करो अगले 5 साल में 1,40,000 1,40,000 थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे देना। अब हम तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे क्योंकि कोरोना का पीरियड है, हम जानते हैं तुम भी बहुत दुखी हो, हम भी बहुत दुखी हैं, और तुमने 5 लाख तो दिया ही है, तुम्हारे जैसा किराएदार मुझे मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है। मान लो प्रवीण जी ने कहा कि तुम्हारे जैसा किराएदार मुझे कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए तुमसे प्रॉपर्टी नहीं खाली करवाएंगे, लेकिन ये जो 7 लाख रुपए बचे हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट दे देना। इस सिनारियो में टैक्स कैसे लगेगा। जब पैसा मिला नहीं तब क्या होगा, जब पैसा मिला तब क्या होगा। ये 3 बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए एरियर के केस में। ठीक हो गई बात। मुझे लगता है कि मैंने आज अपने सेशन के साथ जस्टिस किया है। आपको सारी बातें मेरे आज के सेशन की समझ में आ गई होंगी। आज का बेसिक था, कुछ एडवांस भी था। कल के फर्स्ट हाफ में हम सारी बातों को कंप्लीट करके सेकंड हाफ में हम ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको आपको प्रैक्टिकल करके भी बता देंगे। हाउस प्रॉपर्टी का हेड मुझे लगता है हम लोग कल के सेशन में फिनिश ऑफ कर चुके होंगे। एक मजे की बात और भी बताते हैं कि ये सेम हाउस प्रॉपर्टी का हेड ITR 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो और चाहे 4 हो, चारों में ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप एक बात से बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, अगर हमने आज अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इसको समझने के लिए, तो ये ITR अगले ITR 4 तक, यानी कि अगले 15 लेक्चर तक आपको यही बात सेम कंटिन्यू रहने वाली है। बस आप आज का लेक्चर रिवीजन करेंगे LMS पर और आपको हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप पूछ लीजिए, वैसे मुझे नहीं लगता कोई क्वेरी होगी आपकी।